नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग यूपी लेखपाल के लिए और यूपी लोअर पीसीएस के लिए लगातार हम लोग क्या करें, चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्या क्या हमको पढ़ना है। सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ और रेगुलर क्लास आपकी चल रही है। तो यूपी पीसीएस के लिए, यूपी लेखपाल और यूपी पीसीएस के लिए हम चीज़ों को आपको पढ़ा रहे हैं। और ये जीटीए हुआ, एएसओ हुआ, जो भी आपको यूपी ट्रिपल एस से संबंधित कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उन सब के लिए हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में यूपी हिस्ट्री पे हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो यूपी का हिस्ट्री है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसी क्रम में हम जब आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था गुप्त वंशों का क्या रहा, मौर्य वंश का यूपी में किस प्रकार से था। तो तमाम जो वंश थे उसकी वह चर्चा हमने करे। आज मैं बात करूंगा, पार्ट 13 लेकर आया हूं। उसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो राजवंश है उनकी चर्चा करेंगे। जैसे गुप्त वंश क्या है, गुप्त वंश का और मखौरी राजवंश का एकीकरण कैसे हुआ, गुप्त काल में कन्नौज का उत्कर्ष कैसे हुआ, मखौरी वंश का प्रशासन कैसे और किस क्षेत्र में हुआ, प्रभाकर वर्मन तथा उनके वैवाहिक संबंध कैसा था, राजवर्धन और शशांक के बीच कैसा संघर्ष हुआ, हर्षवर्धन का साम्राज्य और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे था, हावड़ा सोहनाग का अभिलेख का प्रमाण कहाँ से मिलेगा, कन्नौज को राजनीतिक केंद्र बनाया गया था, प्रयाग धार्मिक सभाएं हुई थी, और यूपी के जो विकास की नगर था उस सब पे मैंने क्या किया आपको मैं बताऊंगा। तो फटे सभी लोग जो है एक बार चैनल पर विजिट करें, चैनल पर जुड़ जाए, जितने लोग हैं सभी लोग जुड़ जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला कंटेंट लेकर आए हैं, हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन काल और उसके बाद के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, हर्षवर्धन के समय में क्या क्या हुआ था। अगर उसकी मैं चर्चा करूं आपकी स्क्रीन पे, तो देखिए कहा जाता है कि हर्षवर्धन के समय मथुरा, ध्यान देखिएगा, हर्षवर्धन के समय जो था मथुरा में सूती वस्त्र का निर्माण केंद्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। अर्थात जब हर्षवर्धन का समय था उस समय सूती वस्त्र का जो निर्माण है, सबसे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र का निर्माण जो है मथुरा को केंद्र बनाया गया था हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज, देखिए हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर यशोवर्मन का अधिकार हो गया। जब हर्षवर्धन का समय खत्म हो जाता है तो उस पर कन्नौज में किसका अधिकार हो जाता है, तो एसो बर्मन का अधिकार हो जाता है। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते रहिएगा। अगर मैं तीसरे बिंदु की मैं बात करूं, तो हर्ष को नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हराने के कारण अपना दक्षिण विजय अभियान रोकना पड़ गया। कहता कि जो पुलकेशिन द्वितीय जो आया था वो नर्मदा किनारे क्या किया था, युद्ध हुआ था, और हर्षवर्धन को हराने के बाद, हर्षवर्धन को हर्षवर्धन के हारने के बाद उसका दक्षिण विजय अभियान जो था पुलकेशिन द्वितीय ने अपना क्या किया था, रोक दिया था। ये देखिए ये क्या है, नर्मदा नदी है, ये क्या है, नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी से ये लड़ते हुए आ रहा था पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन जब हर्ष के साथ उसका हर्षवर्धन के साथ युद्ध होता है तो हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराता है, और हराने के बाद वो अपना जो दक्षिण भारत का अभियान था पुलकेशिन द्वितीय उसको रोक दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ रही है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हर्षवर्धन काल और उसके बाद का जो महत्वपूर्ण तथ्य है, पहली बात सुनिए कि हर्षवर्धन के समय मथुरा में सूती वस्त्र का केंद्र बनाया गया। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर यशोवर्धन का अधिकार हो गया। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि हर्ष को नर्मदा नदी किनारे पुलकेशिन सेकेंड से हार के कारण अपना दक्षिण अभियान क्या करना पड़ा, रोकना पड़ गया। ये सारी चीजें आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं हर्षवर्धन की, अगर मैं हर्षवर्धन क्या है, यूपी में हर्षवर्धन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन का वर्चस्व काफी रहा है, तो मैं उसकी मैं चर्चा करूंगा। कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो था ये वर्धन या पुष्य मित्र वंश का ये रहा थे। हर्षवर्धन जो थे वर्धन या पुष्य मित्र के वंश के थे, और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, कन्नौज बनाई थी। कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने दो महाधार्मिक सम्मेलन कराया था। देखिए ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन ने दो महाधार्मिक सम्मेलन कराया था। और दो महाधार्मिक सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ था, पहला सम्मेलन आपका कन्नौज में हुआ था, और दूसरा सम्मेलन प्रयाग या प्रयागराज में, आज के जो प्रयाग है प्रयागराज में दो सम्मेलन हुआ था। धार्मिक दो महान सम्मेलन कराने का साक्ष्य किसको जाता है, तो आप कहेंगे कि हर्षवर्धन को दाता। कहा जाता है कि हर्षवर्धन जो है ये भारत का हिंदू अंतिम सम्राट, एक बार प्रश्न पूछा गया भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, आप कहेंगे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। कहा जाता है कि जब हर्षवर्धन दो धार्मिक सम्मेलन कराया था, जो प्रयागराज का धार्मिक सम्मेलन है, उसी धार्मिक सम्मेलन में पहली बार कुंभ मेले का आयोजन करवाया था। क्या, कुंभ जो मेला लगता है, कुंभ
मेला जो लगता है कुंभ मेला, कुंभ मेले का जो आयोजन है ये किसने करवाया था? ये आपके करवाए थे हर्षवर्धन ने करवाया था। किसने कराए थे? हर्षवर्धन ने कराया था। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ मेला का क्या होता है? आयोजन होता है। उस आयोजन का काम जो करवाए थे ये हर्षवर्धन के समय से ही हो रहा है। किसके समय से हो रहा है? हर्षवर्धन के समय से हो रहा है। ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। वही चीजें यहाँ पे लिखा है, वो चीजें यहाँ पे लिखा है। तो आप लोग इस चीज को क्या करेगा, नोट डाउन करिएगा। नोट डाउन कर लेंगे तो आपको इस सारी चीजें यहाँ से पता चल जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए आइए और क्या इसमें देखना। तो कुंभ मेले का जो आयोजन है ये किसने कराया था? तो हर्षवर्धन ने कराया था। ये बात को याद करिए। ये बीएस का जीएस है। ये बीएस का जीएस पढ़िएगा, बिपिन शर्मा का जीएस। अगर मैं बात करूं हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के समय में हर्षवर्धन के दो महत्वपूर्ण चीजें, दो महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई थी। और हर्षवर्धन का जो राज्य कवि थे, राज्य कवि की मैं बात करूं, राज्य कवि जो थे, हर्षवर्धन के एक राज्य कवि हुआ करते थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। जिसका नाम था क्या? बाण भट्ट। जिसका नाम क्या था? बाण भट्ट। क्या नाम था? बाण भट्ट था। और बाण भट्ट ने दो रचनाएं लिखी थी। बाण भट्ट ने दो रचनाएं लिखी थी। पहला एक हर्षचरित, दूसरा कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी यह हर्षवर्धन के बारे में लिखी गई किताब थी, जिससे लिखने का काम ये राजकवि बाण भट्ट ने किया था। तो हर्षवर्धन पर लिखी गई दो पुस्तक पूछता है किसने लिखा था, आप कहेंगे बाण भट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी। कहा जाता है कि जो ये दोनों पुस्तक थी ये संस्कृत काव्य के श्रेष्ठतम नमूना था, यानी संस्कृत काव्य का सबसे श्रेष्ठतम नमूना के रूप में बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित और कादम्बरी। ये जो थी ये राजनीयान, राज्य के बारे में लिखा गया था। हर्षवर्धन के समय काल में लिखी गई दो पुस्तकें थी। कहा जाता है कि हर्षवर्धन के समय में हर्षवर्धन ने दो तीन पुस्तकें उसके फेमस थी। पहला पी एन आर, इसको ट्रिक माध्यम से याद करिए, पी एन आर के माध्यम से याद करिएगा। इसको क्या कह सकते हैं? पी एन आर के माध्यम से, पी से प्रियदर्शिका, नयन से नागनंदन और आहार से रत्नावली। ये तीन पुस्तक जो थी ये हर्षवर्धन के समय काल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है ये तीन। तो इसको याद करिएगा। और कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का शुरुआत कराया, जो भारत में आज भी क्या है, प्रचलित है। तो कुंभ मेले का आयोजन जो है आप लोग आज तक है क्या, प्रचलित है, आपको याद रखना है। दो महान धार्मिक सम्मेलन भी कराया, पहला प्रयाग में, दूसरा कन्नौज में, या कन्नौज या प्रयाग में। कहा जाता है कि हर्षवर्धन के समय काल में वेन सांग का आगमन हुआ था। वेन सांग जो था एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय आया था, उसकी राजधानी में आया था। कहा जाता है कि हर्षवर्धन की कुछ उपाधियां हैं। हर्षवर्धन की क्या उपाधियां हैं? तो हर्षवर्धन को अशोक द्वितीय कहा जाता है। हर्षवर्धन को शकलोत्तर पथनाथ भी कहा जाता है, शकलोत्तर पथनाथ भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को शिलालेख भी कहा जाता है। और हर्षवर्धन को महाधिराज की भी उपाधि दी जाती है। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन को निम्नलिखित उपाधियों से संबोधित किया जाता है। अशोक द्वितीय भी कहा जाता है, शकलोत्तर पथनाथ भी कहा जाता है, शिलालेख भी कहा जाता है, महाधिराज भी कहा जाता है। अशोक द्वितीय और महाधिराज की उपाधि किसको दिया गया था? हर्षवर्धन को दिया गया था। ये चीजें याद करिएगा। और इसको जो पढ़ाना का काम करते हैं, जो पढ़ा रहे हैं, ये विपिन शर्मा पढ़ा रहे हैं। अर्थात आप कह सकते हैं बीएस का जीएस कह सकते हैं, बीएस का जीएस कह सकते हैं। विपिन शर्मा द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। आप लोग पेपर पे पेंसिल कॉपी कलम से इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कहेंगे कंटेंट क्या है, बहुत बढ़िया है। आपको हर्षवर्धन के बारे में यूपी से जो भी रिलेटेड चीजें आपको इससे मिल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगला पेज पे देखते हैं क्या है। अगर मैं बात करूंगा गुप्तोत्तर काल की, गुप्तोत्तर काल की मैं बात करूंगा, तो गुप्तोत्तर काल की मैं बात करूंगा तो गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ? तो यूपी में हुणों का आक्रमण, तो उत्तर प्रदेश में या यूपी में हुणों का आक्रमण हुआ। और हुणों का आक्रमण कहाँ कहाँ हुआ था? तो मथुरा, कौशाम्बी और कन्नौज में हुणों का क्या होता है? आक्रमण होता है। और गुप्तोत्तर काल से पहले जो था ये मखौरी वंश के होते थे, और ये वर्धन वंश का यहाँ पे संस्थापक होता है। फिर गुप्तोत्तर काल की मैं बात करता हूँ, उसके बाद वर्धन वंश आते हैं, फिर आमुख वंश आते हैं, फिर चापाक्षी संघर्ष होता है। उसके बाद 7वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज को राजनीतिक केंद्र बना दिया जाता है। कब? 7वीं से लेकर 10वीं तक। याद करिएगा, ये सब चीजें छोटी छोटी आपको याद करना पड़ेगा। कन्नौज में मखौरी वंश
कन्नौज का मखौरी राजवंश का विस्तार कैसे कैसे होता है, अगर उसमें बात करूंगा तो ये महत्वपूर्ण शासक एवं विद्वान है। कहा जाता है कि इसके संस्थापक जो थे वीरसेन थे, आदित्य वर्मा थे, ईश्वर वर्मा थे, ईश्वरानंद वर्मा थे, अनंत वर्मा थे और गृह वर्मा थे। जो ये क्या थे, ये मखौरी वंश के शासक संस्थापक हुआ करते थे, मखौरी वंश के संस्थापक होते थे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये जो इम्पोर्टेंट है ये वीरसेन से होता है, जो ये संस्थापक माना जाता है गुप्तों को हराकर। देखिए ये गुप्तों को हराकर भारत के यूपी में इसे मुक्त कर, यानी गुप्त को हराने का काम किसने किया था, वीरसेन ने किया था। ईश्वर वर्मा क्या कर देती है, हत्या कर देती है और इनका विवाह राजश्री से हुआ था। तो इसी से इनका पुत्र होता है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन होते हैं, वर्धन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ये आराम से इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं वेनसांग की, मैं चर्चा करूं तो वेनसांग अभी पढ़े थे, हर्षवर्धन के समय आए थे। कहा जाता है कि वेनसांग जो थे ये क्या करने आए थे, तो वेनसांग जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए आए थे, पढ़ाई करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में भारत आए थे। कौन भारत आए थे, ये आपका वेनसांग आए थे, भारत आए थे, पढ़ने के लिए आए थे। इनका क्या उद्देश्य था कि हम चलेंगे तो भारत में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इनकी ह्वेनसांग की एक प्रसिद्ध पुस्तक है सी यू की, सी यू की जो है ह्वेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक है, जो यात्रा वृत्तांत है, यात्री जो घूमने आए थे उसके बारे में अपनी पुस्तक सी यू की में लिखते हैं। कहा जाता है कि ह्वेनसांग को जो है वर्तमान का शाक्य मुनि भी कहा जाता है, इन्हें नीतियों का पंडित कहा जाता है, नीतियों का पंडित भी कहा जाता है, और यात्रियों का जो राजकुमार है ये भी ह्वेनसांग को कहा जाता है। कहा जाता है कि ह्वेनसांग की शिक्षा के से प्रभावित होकर, ह्वेनसांग की शिक्षा से प्रभावित होकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कहा जाता है कि ह्वेनसांग ने अपनी शिक्षा दीक्षा से हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म अपनाने की बात कही थी। ये सारी चीज सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो इसको भी क्या करिएगा, आप लोग पेन डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप लोग को और आसानी से हो जाए। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आ रही होगी। अगर चीजें समझ में आ रही है तो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्त मित्र यार सबको क्या करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए आइए अगले चैप्टर की मैं बात करूंगा हूं, तो ये महत्वपूर्ण शासक एवं वितरण है। अब कैसे कैसे क्या हुआ, अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा, ये देवगुप्त है, देवगुप्त, राजवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के पुत्र राजवर्धन, राजवर्धन देवगुप्त, ये देवगुप्त की हत्या कर दी जाती। देवगुप्त की हत्या किसने किया, ईश्वर वर्मा ने किया था। ये तमाम चीजें डायग्राम सबसे किसी हत्या की है, ये समझ में आता। कहा जाता है कि देवगुप्त की जो विवाह है ये राजश्री से होता है, राजश्री से होता है, और जो राजश्री है ये इनका विवाह जो है देवगुप्त से होता है। देवगुप्त की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। जब हत्या देवगुप्त की होती है तो इससे घबरा कर, इससे इनकी बदला लेने के लिए, गुप्तों से बदला लेने के लिए हर्षवर्धन क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करके ईश्वर वर्मा जो थे इनको भी क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। तो थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो। और प्रयागराज शिक्षा चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।